तो आज हम क्लास 9th साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो पेज नंबर 3 है टेक्स्ट बुक में, उसके क्वेश्चन हम पहले करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कुछ टर्म्स दी गई हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो टर्म्स हैं वो मैटर है। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और कुछ ना कुछ जगह जो है वो घेरता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब आपको देखना है कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन जो पार्टिकल से बनी है, ठीक है, और जो कुछ ना कुछ जो प्लेस है उसको ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ जगह घेरता है। अब फर्स्ट है चेयर। अब कुर्सी जो है, दिखती सी बात है कि जो कुर्सी है पार्टिकल से बनी है और कुछ ना कुछ जगह जो है वो लेती है, तो मतलब जो चेयर है वो भी हमारा क्या है, मैटर है। अब एयर है। अब एयर जो है हमें पता है कि वो भी पार्टिकल से ही मिलके बनी है। ठीक है, चाहे उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, हमें ऐसे दिखाई देते नहीं है, पर क्या है कि जो एयर है वो पार्टिकल से ही बनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लव। देखो जो लव है वो एक फीलिंग है। ठीक है, वो एक फीलिंग है, मतलब वो कुछ जगह घिरती ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मैटर नहीं बोल सकते हैं। फिर आती है स्मेल। जो स्मेल है वो भी एक तरह से हमारी जो है वो सेंस है। ठीक है, तो ये भी पार्टिकल से बनी नहीं है। ठीक है, जो स्मेल है वो करती है हमारी जो है वो नोज़ है। ठीक है, तो नोज़ हमारा जो है वो मैटर से बना है, ना कि स्मेल। तो स्मेल भी जो हमारा क्या है, मैटर नहीं है। अब हेट है। जैसे लव एक फीलिंग थी तो हेट भी एक फीलिंग है। ठीक है, तो ये भी क्या है, मैटर नहीं है। एलमंड्स जो बादाम होते हैं, ठीक है, हमें पता है अगर हम उनको टेबल पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ जगह वो घेरते हैं, तो इसका मतलब ये भी मैटर से बना है। अब जो थॉट आते हैं, ठीक है, जो विचार आते हैं, अब देखो ये भी एक तरह से इसकी भी मतलब ये पार्टिकल से बना नहीं है। जो थॉट है, जो हमारी सोच है, ठीक है, तो ये भी मैटर नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कोल्ड। ठीक है, कोल्ड जो ठंड होती है। ठीक है, अब ये भी हमारी बॉडी की कंडीशन होती है। ठीक है, जो कोल्ड है, जो ठंड है, ठंड हमें लगती है ना, तो एक भी एक तरह से सेंस है। ठीक है, तो ये भी मैटर से नहीं, पार्टिकल से नहीं बनी है, तो इसको मैटर हम नहीं बोल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक है, इसे हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक को हम पीते हैं, अगर उसको हम क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ जगह वो घेरेगा। जो लिक्विड है वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, और जो लिक्विड है, ठीक है, हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल से बना है, तो इसको हम मैटर बोल सकते हैं। फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम। जो स्मेल है, ठीक है, स्मेल वही बात आ गई कि जो स्मेल है वो एक तरह का सेंस है। ठीक है, जिसको कि नोज करता है। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन होता है हमारा, तो इसके लिए इसको हम जो है वो मैटर नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे पास मैटर कौन कौन से है? चेयर, एयर, एलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिर्फ मैटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. मतलब कि अगर आपको हॉट सिजलिंग फूड मतलब बहुत गर्म खाना है, ठीक है, उसकी जो स्मेल है, ठीक है, उसकी जो खुशबू है वो आपको काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। पर अगर आपने क्या करना है कि जो खाना है वो ठंडा है, ठीक है, ठंडे खाने की अगर आपको उसको स्मेल करना है तो आपको उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो गर्म खाना है, ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो सेवरल मीटर्स अवे मतलब काफ़ी दूर तक चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम खाने को गर्म करते हैं तो हम उसको हीट एनर्जी देते हैं। ठीक है, जैसे हीट एनर्जी देते हैं तो जो हीट एनर्जी होती है वो पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा थोड़ा दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, मतलब एयर के पार्टिकल के साथ, ठीक है, जो खाने की जो स्मेल होती है उसको घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी घुल जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो भी खाना गर्म होता है उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो इसके पीछे यही रीज़न है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कि एक डाइवर होता है, जो तैराक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पानी को
काटने में सक्षम हो जाता है स्विमिंग पूल के अंदर। जब भी कोई तैरता है ना तो हम क्या कर सकते हैं, पानी को काट सकते हैं। तो ये पानी का कटना जो है, ठीक है, ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो डाइवर होता है वो एबल हो जाता है, ठीक है, पानी को काटने में स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक है, उनके बीच में क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, कि मतलब दो मॉलिक्यूलर के बीच में क्या होता है, वहाँ पे कुछ स्पेस रहता है, ठीक है। एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हाथ हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के दूर चले जाते हैं, मतलब हम पानी को काट सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। अब मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि गैप रहता है, ठीक है, जहाँ पे दूसरे पार्टिकल्स आके डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फिर है कि पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये वही प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि एक पार्टिकल्स क्या करते हैं मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मोशन में रहते हैं, कभी रेस्ट पे नहीं आते। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उसका जो सोल्यूशन है वो निकालूंगा। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो इन टर्म्स को हम इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग रखेंगे, मतलब सबसे पहले नंबर पे वो आएगा जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, जो सबसे कम घना है, और लास्ट पे वो आएगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो एयर होती है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है इनमें, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पर आता है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी से निकलने वाला धुआं। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एयर और जो धुआं होता है चिमनी से निकलने वाला, उन दोनों में से जो ज़्यादा घना होता है वो चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कॉमन सी बात है, जो एयर है वो हमें दिख ही नहीं पाती है, ठीक है, कि मतलब उसके पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं कि वो हमें विजिबल ही नहीं हो पाते, ठीक है। पर जो चिमनी से निकलने वाला धुआं है वो हमें दिख जाता है, तो इसका मतलब ये उससे डेंस होता है। फिर थर्ड पे आता है हमारे पास कॉटन, ठीक है। फोर्थ पे आता है हमारे पास वाटर, फिर आता है हनी, फिर आता है चौक, और फिर आता है आयरन, ठीक है। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि चौक ज़्यादा सॉलिड होता है या आयरन ज़्यादा सॉलिड होता है, मतलब डेंस कौन सा होता है। अब देखो कौन आसानी से टूट जाता है, चौक या फिर आयरन, ठीक है। अब देखो आयरन को तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू चौक, इसलिए जो चौक होता है वो टूट जाता है जल्दी और आयरन टूटता नहीं है। इसीलिए सबसे कम जो डेंस है वो एयर है और सबसे ज़्यादा डेंस जो है वो आयरन है, लोहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जो स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6 और 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होते हैं, तो शेप का एक मैं समझा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख लेना। शेप जो होती है, हमें पता है कि सॉलिड की शेप जो है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है, मतलब जो पेन है उसकी शेप यहाँ भी वही रहेगी, अगर मैं टेबल पे रखूँ तब भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। लिक्विड है उसकी कोई शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, उसको जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसकी शेप ले लेता है। और गैस की भी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, वॉल्यूम, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस और कंप्रेसिबिलिटी, इनके ऊपर आपने क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है, इजी है। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनको ध्यान से समझना। तो फर्स्ट है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम
बाहरी फोर्स लगाते हैं, मतलब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ होती है जो उसकी शेप को चेंज नहीं होने देती, तो उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। मतलब कि जैसे हम हमारे पास पेन है, हम पेन को तोड़ना चाहते हैं तो हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर की जो रिजिडिटी होती है वो उसकी शेप को चेंज होने से रोक रही होती है, उसको टूटने से बचा रही होती है, तो उसको रिजिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि मान लो ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, मान लो ये गैसेस के हैं, ये सॉलिड के हैं, और ये सॉरी ये लिक्विड के हैं, ये गैसेस के हैं और ये सॉलिड के हैं, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को क्लोज लेके आना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कि कोई भी पार्टिकल्स हैं वो कितना एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी भी मैटर के वो कितने क्लोज आ सकते हैं, तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो जो पार्टिकल जितने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब देखो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो इनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के आ सकते हैं, तो मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब कॉमन सी बात है, जिनके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा गैप होगा वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो पाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है, जैसे सॉलिड के बीच में गैप बहुत कम होता है ना के बराबर, तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी एक तरह से नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी। अब क्या होता है कि जो कोई भी जो मैटर है, ठीक है, अगर वो फ्लो करता है, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो कर पाते हैं, तो उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। जैसे लिक्विड और गैसेस जो है वो फ्लो कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिर फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। अब हमें पता है कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब हर किसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस होती हैं वो कंटेनर को बहुत जल्दी भर लेती हैं, मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर जो हवा है वो जल्दी भर जाती है। फिर नेक्स्ट आता है शेप। सॉलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप। मतलब कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होती है, जिसकी वजह से उनकी शेप डेफिनेट रहती है, मतलब उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड की शेप बनी रहती है। फिर लास्ट टर्म आती है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। मतलब जैसा हमने बताया था कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस टर्म को आपने याद रखना है, आगे भी आपको फिजिक्स वाले पार्ट में बहुत काम आएगी डेंसिटी, ठीक है। तो मतलब डेंसिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं डेंसिटी, कि एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास आ सकता है उसको बोला जाता है डेंसिटी, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ये हमने अभी पढ़ लिया, इसको डिस्कस नहीं मैं करूँगा, मैं मान के चला हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि जो गैस है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अब ये केस भी वही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब हम उनको कंटेनर में रखते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो रेंडमली वो मूव करते रहते हैं हर किसी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वॉल होती है कंटेनर की उसके साथ टकराते रहते हैं, और हमें पता है कि जब भी फोर्स लगती है किसी एरिया पे तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है कि क्या जो लकड़ी का टेबल है क्या उसे हम सॉलिड बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड की डेफिनेशन तो यही है कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो हमें भी पता है कि टेबल को एक जगह पे रख देते हैं हम, ठीक है, तो वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा जब तक हम उसको ना हिलाएंगे। वो इसीलिए भी होता है क्योंकि उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो नहीं होता है, और मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट।
मतलब कि हवा में हम अपना हाथ आसानी से हिला देते हैं, जबकि हवा भी मैटर से बनी है, पर लकड़ी का जो टुकड़ा है उसके आर पार हम अपना हाथ नहीं ले जा पाते हैं। तो इसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत गैप रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जब हम हाथ हिलाते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो हमारे हाथ की फोर्स की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हम अपना हाथ जो है वो आसानी से मतलब हिला सकते हैं हवा में। पर एक सॉल जो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम जैसे ही अपना हाथ इसके आर पार लेके जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम इनके पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर भेज सके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा में हम अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं, पर सॉलिड में हम अपना हाथ आर पार नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड, ठीक है, कि जो लिक्विड होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि उनकी डेंसिटी जनरली लोअर रहती है। ठीक है, सॉलिड है फिर भी उसकी डेंसिटी कम है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है तो आइस सॉलिड, पर फिर भी वो पानी के ऊपर तैर जाती है। ऐसा क्यों? तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आइस होती है, ध्यान से देखना कभी आइस को, उनके बीच में आपको कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत खाली जगह है। ठीक है, कुछ खाली जगह आपको दिखेगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो खाली जगह होती है वहाँ पे हवा भर जाती है। ठीक है, हवा भरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो डेंसिटी है, उसका घनत्व बहुत कम हो जाता है, पानी से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज नंबर 9 पे कुछ क्वेश्चंस हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमारे पास केल्विन की टर्म्स दी है, उनको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इसको समझना है ध्यान से आपने। अब देखो, पहला आता है डिग्री सेल्सियस, फिर आता है केल्विन। ठीक है, अब देखो सी, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो सी है वो छोटा है, ठीक है, और के क्या है, बड़ा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब बड़े से हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं किसी टर्म को, तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी केल्विन से सेल्सियस में हमने टर्म कन्वर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -273। अब 273 एक स्टैंडर्ड टर्म है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं 273 वैल्यू ही क्यों लेते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको करके दूंगा। और अगर हमने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब सेल्सियस छोटा है और जो सी छोटा है और के बड़ा है। ठीक है, ट्रिक है याद करने की। तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो हमें ऐड करनी पड़ती है टर्म, तो हमें प्लस करना पड़ता है 273। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो टर्म है कि कन्वर्ट 300 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो क्या है कि 300 केल्विन को हमने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब केल्विन से कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, अब के बड़ा है और सी छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 300 माइनस 273। ठीक है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से नेक्स्ट है 573 केल्विन, तो -273 कर देंगे तो हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है कि जो वेपर्स फॉर्म में होता है तो उसको गैसियस स्टेट हम बोलते हैं, पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड भी रह सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो जाता है, क्योंकि जब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचता है तो वाटर के कुछ पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर 100 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो लिक्विड एज वेल एज गैस इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आता है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसको मैंने चैप्टर में डिटेल में समझाया है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो रही होती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स है, हमें पता है कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स रहती है। तो जो टेम्परेचर हम देते हैं, मतलब हीट एनर्जी हम देते हैं, वो इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उसको तोड़ने में लग जाती है। ठीक है,
जिसकी वजह से एनर्जी एक तरह से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फेज तो चेंज हो जाता है, मतलब पार्टिकल तो दूर दूर चले जाएंगे। अब ये लिक्विड था तो ये गैसेस में चले जाएंगे, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड जो था उसको टूटने में एनर्जी लग गई, ठीक है। तो क्या होता है कि पार्टिकल्स ने एनर्जी तो एब्जॉर्ब की ही नहीं, तो ये गर्म भी नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ाते जाते हैं तो आप नोटिस करोगे कि पानी गर्म भी होता है। वो गर्म तब होता है जब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पूरा का पूरा वाटर होगा वो गर्म होगा। फिर एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब करेंगे, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जाए, तो इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये फिर से क्या करेंगे कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जो एनर्जी को जाएगी, ठीक है, ये गर्म हो चुके होंगे, पर फिर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी जाएगी वो इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में लग जाएगी, ठीक है। और फिर से ये दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। फिर से दूर दूर चले जाएंगे और गैसीय स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा यही है कि जो टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में वो एनर्जी लग जाती है। इसीलिए जो फेज चेंज होता है तो जो है वो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। फिर नेक्स्ट आता है सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने का तरीका क्या है। हमें पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स को हम लिक्विड में तभी बदल सकते हैं अगर हम उनको एक तरह से क्लोज लेके आए। अब देखो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड के थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं और गैसेस के बहुत दूर रहते हैं। तो गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर किसी तरह से इन पार्टिकल को क्लोज लेके आया जाए। अभी दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम इस तरह से फोर्स लगाएं और इस तरह से भी फोर्स लगाएं, ठीक है। तो क्या होगा कि इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, जिसको हम कंप्रेस बोलते हैं। तो ये कंप्रेस करके भी हो सकता है प्रेशर लगा के, या फिर इनका टेम्परेचर हम कम करें। इनके अंदर जो एनर्जी है ना उनको अगर हम निकाल लें, छीन लें इनसे एनर्जी को, तो क्या होगा ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। और अगर दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा कि कौन सी स्टेट हो जाएगी, ये लिक्विड स्टेट हो जाएगी।